हेलो दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि इंडियन मार्केट्स काफ़ी टाइम से गिर रहे हैं। और मैंने जितना टाइम सोशल मीडिया वगैरह पे स्पेंड किया है एंड न्यूज़ वगैरह पे मुझको जितना समझ में आया कि पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और इन्फ्लुएंसर्स सब कोशिश कर रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कि मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से किसी को भी एक्चुअली पता नहीं कि मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं। मुझको ये पता है कि एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है। एंड हम एक्चुअली में जो इंडिया के अंदर इफेक्ट देख रहे हैं वो उस मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट की वजह से हो रहा है। मैं इस वीडियो के अंदर उस मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट अगर मैं आपको बताऊंगा भी, एक तो उसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मे बी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बहुत जितना टाइम मैं आपको समझाऊंगा उतना कम है, क्योंकि मैं आपको जब मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक इवेंट बताऊंगा तो उसके बाद मैं उसका जो भी एविडेंस वगैरह दूंगा आपको, तो उसको समझाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मार्केट के अंदर जो हम सारी चीज़ें दिख रहे हैं वो सब साइंस है, सिम्टम्स है उस बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के। दूसरे सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे जो क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब अंदाज़ा तुक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है। एंड अभी थोड़े टाइम पहले बिजनेस इनसाइडर पे समीर अरोड़ा का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसका क्लिप देखा एक्चुअली में। एंड उसमें उस क्लिप का टाइटल था, वाई समीर अरोड़ा थिंक्स इंडिया शुडंट हैव कैपिटल गेन्स टैक्स, LTCG। तो उन्होंने भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी, उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए कि क्यों मार्केट गिर रहा है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट उनके पॉइंट्स को काउंटर करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो उनके रीज़न्स, जो उन्होंने बातें सोची हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। उसके अलावा मे बी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि अभी फ्यूचर में मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किन एसेट से आपको दूर रहना है, और शायद आपके लिए रेलेवेंट हो। और मे बी मैं एक और इसके बाद इमीडिएटली एक और वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं बताऊँगा आपको, जिसके अंदर मैं थोड़ा एक मार्केट एनालिसिस करके आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में ये सच नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ग्लोबल मार्केट्स भी गिर रहे हैं, स्पेशली यूएस के मार्केट्स। हम सबको पता नहीं चल रहा है, एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों ये इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही कि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं। तो अगर आपको उस पार्ट के अंदर इंटरेस्ट है तो यू कैन मे बी जंप टू द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो। तो इन द फर्स्ट हाफ फर्स्ट में समीर अरोड़ा के पॉइंट्स को काउंटर करूंगा। सो समीर अरोड़ा इज़ द फाउंडर एंड फंड मैनेजर एट हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट। एंड की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में अबाउट द सेक्शन में लिखा है, हीलियोस कैपिटल इज़ अ इंडिया फोकस सिंगापुर बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली ये इंडिया फोकस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि सिंगापुर बेस्ड है। तो एंड मिस्टर समीर अरोड़ा भी सिंगापुर में ही सेटल्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट जो ये कहते हैं उस वीडियो के अंदर कि कैपिटल गेन्स पर्टिकुलरली फॉर एफआईआईज इज रॉन्ग। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेस राइट या रॉन्ग नहीं होते, दे जस्ट आर। आई मीन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं काउंटर करने का। सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि एफआईआईज कौन कौन है, वो समझाते हैं कि एफआईआईज एक्चुअल में सॉवरेन फंड्स हैं बाहर, इंडिया के बाहर जो है पेंशन फंड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड एच एन आईज हैं। और वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि ये बहुत सारे एच एन आईज हैं फ्रॉम लो टैक्स कंट्रीज, लो टैक्स और नो टैक्स कंट्रीज। सो उसके अलावा उन्होंने एक जो थर्ड पॉइंट बोला था, उनका ये कहना था कि जो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज हैं दे डोंट लेवी कैपिटल गेन्स टैक्स। उसमें उन्होंने कहा आई थिंक 190 से 200 कंट्रीज दे डोंट लेवी कैपिटल गेन्स टैक्स। मेरे को मोस्ट कंट्रीज का पता नहीं है, बट बहुत सारी कंट्रीज के अंदर दे उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है। जनरली दे वांट पीपल टू इन्वेस्ट इनटू देयर कंट्री, एंड इसीलिए वो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। ऐसे हम बहुत सारी मेजर कंट्रीज करती होंगी। मेरे को एग्जांपल के लगता है जैसे सिंगापुर है, वहाँ पे अगर आप ट्रेड ही कर रहे हो, यूएई एक टाइप की कंट्री, अगर वहाँ ट्रेड ही कर रहे हो, आई थिंक यूएई के अंदर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ पे पैसा लेके आएंगे तो आपको टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास और कुछ तो है ही नहीं काम करने का, वो सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं। एंड दे वॉन्ट द ट्रेड ट्रेड टू बी फ्री फ्लोइंग। सो ये मोस्ट कंट्रीज के साथ, या छोटी कंट्रीज होंगी इसलिए वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए वो कैपिटल गेन्स नहीं लगाती होंगी। यूएस यूके का जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया तो वो एक अलग केस है। जनरली मैं यूएस का एक एग्जांपल देता हूँ। वंस यू कन्वर्ट मनी टू डॉलर्स, यू डोंट कन्वर्ट दैट मनी बैक इनटू योर ओरिजिनल करेंसी। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कन्वर्ट किया, तो मैं फिर या तो यूएस एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा, या तो मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा यूएस डॉलर्स में ही कुछ खरीद के। जनरली मैं उसको वापस अपनी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। अभी आप जैसे चेक करेंगे तो यूके में अगर आप सिक्योरिटीज में कोई इन्वेस्ट करता है, तो सिक्योरिटी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट में पैसा कमाते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। एंड अभी आप थोड़े टाइम में देखेंगे, इसी 2 या 3 महीने के अंदर
यूएस भी सिक्योरिटी टैक्स लेके आएगा। तो अगर आप यूएस की भी आप सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, तो वो भी आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो भी टैक्स लगाएँगे। वो क्यों टैक्स लगाएँगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपना ये जो पैसा है आप हमारे एक डेट एसेट में डाल के, लाइक डेट डेट टाइप के एसेट में आप डाल के आप पैसा ना रखो। वो या तो चाहते हैं आप स्टॉक्स और दूसरी 10 टाइप की एसेट्स के अंदर पैसा डालो, या तो वो चाहते हैं अभी पैसा कंज्यूम कर लो। तो अभी तक कुछ चीज़ें अलग तरीके से हो रही थी, अभी कुछ चीज़ें अलग तरीके से होंगी। अगर आप ये सोचो कि इंडियन मार्केट्स उनके लुक्रेटिव नहीं है, तो उनके लिए मार्केट बचते कौन से हैं? अगर आप अराउंड द वर्ल्ड जाएँगे तो अभी जो मार्केट्स हैं सबसे अच्छे हैं। अमेरिकन मार्केट्स हमें पता है काफ़ी अच्छे हैं। यूरोप के मार्केट में सबसे ज़्यादा आई थिंक यूके का ही मार्केट पॉपुलर है, वो भी कमोडिटी एक्सचेंज जो उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा यूरोप में कुछ क्रिएशन बहुत ज़्यादा होता नहीं है मेरे हिसाब से, ओवरऑल पूरी यूरोप में। रशिया एंड चाइना आर 2 मेजर कंट्रीज़ एंड उनके मार्केट्स क्लोज़्ड है। उसके अलावा सिर्फ़ आपको इंडियन मार्केट ही बचता है। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, या कुछ ना कुछ नया भी होता रहता है। यहाँ यंग पॉपुलेशन भी है, यहाँ पे कंज़्यूम करने वाली पॉपुलेशन भी है, यहाँ पैसा कमाने वाली पॉपुलेशन भी है। सारी पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो इंडियन मार्केट की लिक्विडिटी और वो सब भी इश्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स ऑप्शन है। उसके अलावा फिर वो 4th पॉइंट कहते हैं कि इंडिया टेक्स 15-20% टैक्स, एंड ये जो एफआईआईज़ हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर जाके इसको सेट ऑफ या रिकवर नहीं कर सकते। तो एक तो ना मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वो जो वीडियो का टाइटल था कि व्हाई समीर अरोरा थिंक्स इंडिया शुडंट हैव कैपिटल गेन्स टैक्स, तो आप लोगों को लग रहा है कि वो एलटीसीजी और नॉर्मल कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये उन्होंने एक्चुअली उस वीडियो की एक फर्स्ट लाइन ही है कि वो स्पेशली फॉर एफआईआईज कहते हैं, कैपिटल गेन स्पेशली फॉर एफआईआईज। एंड उसके अंदर भी अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो उसके कंटेक्स्ट से यही समझ में आएगा कि वो लॉन्ग टर्म एलटीसीजी से ज़्यादा एसटीसीजी से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक तो आपके और मेरे लिए बात कर नहीं रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए मेजरली बात नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली में एफआईआईज़ के लिए ही स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि अगर वो बात कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमारा टैक्स कम हो जाए। एफआईआईज़ डोंट केयर अबाउट दैट। उसके अलावा एक तो ये कह रहे हैं कि उनकी कंट्री के अंदर वो टैक्स सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो एक तो ना बहुत लिमिटेड फंड्स हैं जो लेट्स से सिंगापुर या यूएई वगैरह में बेस्ड होंगे, पूरी दुनिया इन कंट्रीज़ में बेस्ड नहीं है। दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप सेट ऑफ कर सकते हो टैक्सेस को। अगर आप यूरोप में, यूके में, यूएस वगैरह में होते, तो आप आई थिंक वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते होंगे क्योंकि वहाँ पे टैक्स वो लो टैक्स या नो टैक्स कंट्रीज़ नहीं हैं। अ, उसके अलावा फिर वो एक और पॉइंट देते हैं कि एफआईआईज़ जो है वो हमारे मार्केट से प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि दे लूज़ अराउंड 2% ऑफ मनी ऑन करेंसी, एंड इसी के साथ वो और पॉइंट कहते हैं कि 7 सालों के अंदर इंडियन मार्केट में रुपी टर्म्स के अंदर 12% का रिटर्न दिया है। आई थिंक वो कैगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 12% सीएजीआर की बात कर रहे हैं, एंड उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 7 टू दिस इज़ अराउंड 7 टू 8% रिटर्न इन डॉलर टर्म्स, एंड उनके हिसाब से जब आप इसको पोस्ट टैक्स डॉलर रिटर्न देखते हैं, तो उनके हिसाब से ये 5% का रिटर्न आता है। तो एक तो दिस इन इटसेल्फ इज़ नॉट द पॉइंट अगेंस्ट कैपिटल गेन्स टैक्स। देखिए, मैं भी मार्केट के अंदर हूँ, मेरे को अगर आप टैक्स कम करोगे तो ऑफ कोर्स मेरे को भी फ़ायदा होगा। बट ये जो पॉइंट है ये वैलिड पॉइंट नहीं है ये आर्ग्यू करने के लिए कि हमें टैक्स हटा देना चाहिए। ठीक है? इसलिए हम टैक्स हटा दें एफआईआईज़ के लिए कि वो लोग प्रॉफ़िट नहीं बना पा रहे हैं, बेचारे ये एफआईआईज़ हैं, इनको पैसे कमाने का चांस नहीं मिल रहा, वो इतने अमीर लोग हैं, इनको चांस नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम इनके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स हटाएँ, वो क्योंकि बेचारे प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहे वो। ठीक है? ये ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा कि मान लीजिए मैं डेरिवेटिव्स ट्रेडर होता और मैं कहता कि अरे मैं प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहा हूँ डेरिवेटिव्स में से, तो अब यहाँ से टैक्स हटा दो, आप डेरिवेटिव्स में से टैक्स हटा दो, एसटीटी हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। तो टैक्स हटाना समझ में आता है मेरे को, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, बट ये वैलिड पॉइंट नहीं है। तो मैं मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग टू काउंटर दिस, ये बहुत अब्सर्ड पॉइंट है। उसके अलावा उनका एक और पॉइंट था कि जो कैपिटल गेन कलेक्शन है इंडिया के अंदर, वो अराउंड ऑन एन एवरेज हर साल का 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है।
एंड उनका ये कहना था कि आप ना कैपिटल गेन भी हटा दो, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। और मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सेम बात को, बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ये सेम बातों को रिपीट कर रहे हैं। तो आपको एक तो समझना पड़ेगा कि मिस्टर समीर अरोड़ा सिंगापुर में बेस्ड है, वो इन्वेस्ट इंडिया के अंदर करते हैं, बट वो है बेस्ड सिंगापुर के अंदर, जहाँ उनको टैक्स नहीं लगता 10 चीज़ों के ऊपर। हमें इंडिया के अंदर टैक्स भरना पड़ता है। अगर सरकार कोई भी टैक्स हटाएगी, तो आपको पता ही है कि वो एक हाथ से टैक्स हटाएगी, दूसरी जगह कहीं और लगाएगी। तो वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप एफआईज और आप कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दो, क्योंकि उनके उनके बिजनेस का डोमेन है, और आप दूसरी जगहों पर टैक्स लगा दो। तो उसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट था जो मेरे हिसाब से काफ़ी थोड़ा फनी और सबसे ज़्यादा अपसर्ड पॉइंट था। तो उन्होंने कहा कि हम ना एक्चुअली में मतलब हम, मतलब आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, हम मार्केट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम एफआईआईज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड इवन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उनको खुद ही वो ही वाज ट्राइंग टू टेक द कन्वर्सेशन समवेयर, बट ही कुडंट टेक इट समवेयर। उन्होंने खुद ही ये पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के ही केप्ट क्वाइट, क्योंकि ये पॉइंट ही absurd है। ये मार्केट्स और एफआईआईज को रिस्पेक्ट करने की बात कहाँ से आ गई? ये तो फिर मैं कह दूंगा आप रिटेल को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप डीआईएस को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ऑफ कोर्स मतलब ये absurd पॉइंट है कि आप टैक्सेशन को रिस्पेक्ट से जोड़ लो। ये मतलब लोग कहते ही हैं ना हम कि इंडियंस जो गवर्नमेंट, सॉरी, मिडिल क्लास को रिस्पेक्ट नहीं करती। ये वैसी बात हो गई कि आप हम पे टैक्स लगाते हो, इसलिए आप हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और एक्चुअली में ये भी बात नहीं कि आप हम पे टैक्स लगाते हैं, हम किसी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो और आप हमें टैक्स में छूट नहीं दे रहे हो, तो इसलिए हम आपके ऊपर मतलब इसके हम आप लोग एफआईएस की रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड तो फिर उसके बाद उनका जो एक 9th पॉइंट था उनका, वो काफ़ी मतलब वो इम्पोर्टेंट था। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से पूरे के पूरे कन्वर्सेशन के अंदर यही सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसको जो आई थिंक ऐसा लगता है कि जो विच इज़ अ पॉइंट फॉर रिमूविंग कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द एफआईआईज। एंड इसमें कहते हैं कि अभी जो पी फंड्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट कर पाती है क्योंकि उनको एफआईआईज के फॉर्म में एग्जिट मिल जाता है। अगर मान लीजिए ये एफआईआईज नहीं होंगे, तो इन इन्वेस्टर्स को तो इन पी फंड्स को एग्जिट नहीं मिल पाएगा। एंड इवन दो एफआईआईज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और अ, कुछ किसी और तरीके से जॉब क्रिएशन में हेल्प नहीं करते कंट्री में, बट वो पी फंड्स को एग्जिट देते हैं, और जो पी फंड जो स्टार्टअप्स हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट और पैसा और 10 चीज़ें जनरेट होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी एब्सर्ड पॉइंट है। अगर आप इसकी डिटेल्स रहेंगे फेस वैल्यू पे, हाँ लगता है कि बहुत लॉजिकल पॉइंट है, बट एक्चुअली में इस पॉइंट का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम पहले तक जो सारी कंट्रीज जो सारी स्टार्टअप से बहुत सारे स्टार्टअप जो इंडिया के होते थे, वो सिंगापुर में बेस्ड होते थे। एंड आई थिंक यूएई वगैरह में भी बेस्ड होते होंगे। तो आई थिंक आप इवन जैसे अगर आप वाई कॉम्बिनेटर जिन स्टार्टअप्स में, लेट्स से इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, तो वाई कॉम्बिनेटर की आई थिंक मेरे को 2 या 3 साल पहले उनकी पॉलिसी पता है। वो ऐसी पॉलिसी थी कि अगर आप एक इंडियन स्टार्टअप है जो इंडिया के अंदर बेस्ड है, तो हम आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इफ यू वांट वाई कॉम्बिनेटर और पी फंड्स टू इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप, then you have to move the headquarters of your startup abroad, and mostly in countries like Singapore and those kind of countries. इससे क्या होता था कि अगर मान लीजिए वाई कॉम्बिनेटर या जो दूसरी मान लीजिए कोई पी फंड हुआ, अगर मान लीजिए उसको एग्जिट चाहिए, तो वो क्या करता था कि वो किसी और बड़े इंस्टीट्यूशन को सिंगापुर में ओनरशिप दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देता था। एंड उसको टैक्स नहीं लगता था सिंगापुर टाइप की कंट्रीज के अंदर। अब होता क्या है कि अभी आपने थोड़े टाइम से ये 2-3 साल से पैटर्न चला है, इसको कहते हैं रिवर्स फ्लिपिंग, जहाँ पे जो बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले सिंगापुर के अंदर बेस्ड थे, ये सब इंडिया के अंदर मूव हुए हैं। और ये इसलिए मूव नहीं हुए क्योंकि इंडिया क्या है, मार्केट्स में ये पहले आएंगे और फिर एफआईआईज उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो पी फंड्स जिन स्टार्टअप्स को ग्रो करती है, उनको एग्जिट एफआईआईज नहीं देते, उनको एग्जिट रिटेल देता है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स अभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये आपको जैसे पता चलेगा, Hyundai जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जापान के अंदर, उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी सब्सिडरी लिस्ट करी। उन्होंने भी तो टैक्स भरा होगा। उन्होंने जो भी टैक्स भरा होगा, उन्होंने क्यों इंडिया के अंदर टैक्स भरा? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जिस वैल्यूएशन के ऊपर, जिस पी के ऊपर वहाँ पे जापान के अंदर उनकी कंपनी ट्रेड करती है, उससे कहीं ज़्यादा पी पे उन्होंने इंडिया के अंदर कंपनी को रजिस्टर करके पैसा रेज़ कर लिया। उनको मतलब एग्ज़िट चाहिए था अपने स्टॉक बेच के।
एंड इंडिया के अंदर को बेटर एग्जिट मिला। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ उनको एग्जिट नहीं देते हैं, और एफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते और होल्डिंग होती भी आपकी, तो भी आप स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। बट अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही कर रहे, तो आप कहाँ कौन सी एग्जिट दे रहे हैं पी फंड्स को एंड के अंदर? एंड में तो अगर एफ खरीदेंगे भी इस माल को, तो ये एंड में तो माल रिटेल को ही चिपकाएंगे वो, तो नुकसान तो रिटेल का ही होता है। तो मुझको एक्चुअली में मतलब ये पॉइंट सही नहीं लगा। उसके अलावा बाय द वे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, जो पी फंड्स हैं उसके अंदर एक्चुअली में उसके अंदर भी जो उन्होंने स्टार्टिंग में था, जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग के बहुत सारे जो कंपनीज मतलब बताया था, सॉवरेन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, एच इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेस इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े हेज फंड्स में पैसा डालते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पी फंड्स में भी डालते हैं, या फिर कभी कभी ये जो हेज फंड्स हैं ये इन पी फंड्स के अंदर पैसा डालते हैं। तो अगर एफ को इंडिया के अंदर एग्जिट करना ही होता पहले, मतलब जब तक ये कंपनीज इंडिया के अंदर बेस्ड नहीं थी, तो इंडिया के बाहर से डायरेक्टली उन पी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट ओवरऑल अगर आप पूरा देखेंगे बहुत absurd पॉइंट है। उसके अलावा इनका जो फाइनल पॉइंट है, जो थोड़ा मतलब जिसके ऊपर लोग हंसे और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ना इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा बेशर्म हो जाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ये जो टैक्स जो उन्होंने अभी लगाया है, तो उनका ऐसा कहना है कि आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया होगा कि एफ अभी पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स जो कैपिटल गेन्स बढ़ाया है, एंड द इंडियन गवर्नमेंट माइट फील एम्बैरेस्ड एक गलत डिसीजन को पीछे लेने में। एंड वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे कैसे ट्रम्प अपनी बातों से पलट जाते हैं, तो वैसे ही अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि उनसे गलती हो गई, तो उनको भी अपनी गलती वापस ले लेनी चाहिए थी। उनको अपनी गलती वापस ले लेना चाहिए, उनको शर्माना नहीं चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई मीन ये समीर अरोड़ा, मैच में सिर्फ समीर अरोड़ा को ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, मैच में इन जनरल सब इन्वेस्टर्स से बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो लोग एनालिस्ट भी हैं, मतलब जो इवन जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि ट्रम्प ना बातों से पलट जाते हैं, ट्रम्प पागल हैं, ट्रम्प थोड़े क्रेजी हैं, कि एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन कुछ और कहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ना, ट्रम्प को हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ट्रम्प ना गार्बेज नहीं कहते, जो भी ट्रम्प कहते हैं वो नॉइज नहीं है। ट्रम्प इज सो स्मार्ट कि वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है? तो वो जो चीज़ें बोलते हैं ना, वो नॉइज नहीं है। जब तक आपको उनकी पॉइंट समझ में नहीं आते, आपको जब तक उनके गेम खेलने का तरीका समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको नॉइज ही लगेगी। एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि वो जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉइज नहीं है, उसके अंदर आप जब डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा वो बात क्या कर रहे हैं। तो मतलब यही मेरा ओवरऑल पॉइंट था। एंड मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता था। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। हमारा बजट 23 जुलाई को था, टॉप हमने बनाया 26 सितंबर को। उसके बाद अक्टूबर, 26 सितंबर मतलब एंड ऑफ सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर में हमारा पूरा मार्केट गिरा। नवंबर के अंदर, 4 नवंबर 5 नवंबर के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे, एंड मार्केट इस वजह से गिर रहा था। उसके अलावा डॉलर के भी जो आपने प्राइस देखा होगा, इस दिन डॉलर ने एक नया लो बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड करके एक बार। आप अगर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर दिन डॉलर इंडेक्स ने एक नया लो बनाया, और यहाँ से जब वो बढ़ना चालू, उसके बाद देखिए हमारा मार्केट उससे इन्वर्सली कोरिलेटेड है, एंड हम उल्टा चले। बाय द वे, ये जो डॉलर गिर रहा है, ये भी एक सिम्टम ही है जो बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है उसका। तो हमें ना अभी इधर उधर लोगों को ब्लेम करना, सरकार को ब्लेम करना चालू नहीं करना चाहिए कि कैपिटल गेन्स हो गया या दूसरी कुछ चीज़ हो गई, इस वजह से एफआईज भाग रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है। आप बड़े बड़े अ, आप अगर चाइना को देखेंगे, रशिया को देखेंगे, सारी मेजर कंट्रीज को अच्छे पता है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। इन्वेस्टर्स या तो आपको ये बात बोल नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, या तो उनको खुद अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, मैं आगे कभी अगला कोई वीडियो फ्यूचर में शायद बनाऊंगा इस ये क्या मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, बट हम उसके बारे में कभी फ्यूचर में बात करेंगे। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कह रहा था,
कि सिर्फ एक्चुअली इंडियन मार्केट्स नहीं गिर रहे हैं, सारे मार्केट्स मतलब यूएस मार्केट्स तो एटलीस्ट गिर रहे हैं। एंड आपको एक्चुअली में इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा होगा कि जो यूएस मार्केट्स है वो गिर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ S&P 500 और नैस्डैक 100 देखते हैं। बट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये है नैस्डैक का एक ETF है ये। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि नैस्डैक अपने टॉप से 8% गिरा है, अभी गिरा है ये, ठीक है, अभी रिसेंट है ये। आप ये देखेंगे, ये S&P 500 है, ये भी ऑलमोस्ट इतना ही कुछ गिरा होगा। हम मोस्टली क्या करते हैं इंडिया के अंदर सिर्फ यही, और पूरे वर्ल्ड में आई थिंक हम यही इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो नैस्डैक जो है वो एक टेक ETF है, जैसे आपको पता होगा, एंड दिस इज हेवीली डोमिनेटेड बाय मैक 7 कंपनीज। एंड sorry, Nasdaq is dominated by Mag 7 companies, and S&P 500 भी is dominated by Mag 7 companies. मैं आपको यहाँ पे उसका हीट मैप दिखाता हूँ, ये आपको दिखाना चाहता था, ये पहले दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे Nasdaq डाला मैंने सबसे पहले। तो जैसे Nasdaq में देखेंगे, तो ये Nasdaq के अंदर, मैं इसको सेक्टर हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आधे ज़्यादा जो Nasdaq है, ये कुछ कितनी कंपनीज हैं ये, 7 कंपनीज हैं, इन्हीं से डोमिनेटेड है, और टेस्ला आप और ऐड कर लेंगे तो 8। तो आधा ज़्यादा तो नैस्डैक इसी से डोमिनेटेड है। द सेम इज ट्रू फॉर S&P 500 ऑल्सो। ये S&P 500 है। तो S&P 500 भी जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20-25% ये बड़ी बड़ी कंपनीज, और एक्चुअली आई थिंक 35% होगा ये, 35-40% होगा ये बड़ी बड़ी कंपनी से डोमिनेटेड है। अब ये, और एक और बात है जो हमें लगता है, जब S&P 500 इंडेक्स हम देखते हैं तो हम बहुत सारी कंपनीज को एक्चुअली यूएस की देख रहे हैं। बट ये सारी जो कंपनीज S&P 500 के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये परफॉर्मेंस अभी बहुत रीसेंट दिखा रहा है, मैं आपको एक मंथ का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये ग्रीन में ही दिख रही हैं। अब हम इस हीट मैप को चेंज करते हैं और हम रसल 2000 का हीट मैप देखते हैं। तो रसल 2000 जो है ये मिड कैप लार्ज कैप्स आई थिंक इसके अंदर सब है। मेरे को कंप्लीटली पूरा नहीं पता, बट आई थिंक इसके अंदर मतलब मिड, या शायद या तो सिर्फ स्मॉल कैप बेस्ड है, या तो उसके अंदर मिड कैप वगैरह भी हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि तो इनके ये मिड कैप है, ज़्यादा लाल है, और इवन सिर्फ ये लाल नहीं, मैं इसकी इंटेंसिटी, हीट इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि -9% भी अगर मैं इसको करता हूँ, तो मोस्ट कंपनी जैसा आप देखेंगे कि ये लाल है। ये एक और सेम उसी चीज़ को दिखाने का व्यू है। आप देखेंगे कि मोस्टली जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं यूएस में, ये सब भी लाल है। तो एक्चुअली में सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट। सो जैसे अगर मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं, उनके यूएस स्टॉक्स में पोर्टफोलियो है, उनका मतलब उनकी एक्चुअली कुछ लोग हैं जिनकी पूरी पूरी नेटवर्थ ही एक्चुअली यूएस स्टॉक्स में है। तो मैंने जनरली उनसे वहाँ पे मतलब स्टॉक सेल करवा के सारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट किया, एंड फिर वो सारा पैसा डॉलर से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा। और आपको लग रहा होगा बहुत ये रिवर्स, ये उल्टे तरीके से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी एफआईएस पैसा निकाल के यूएस मार्केट्स लेके जा रहे हैं। आई थिंक अभी इंडियन इन्वेस्टर्स भी होंगे, शायद कुछ सोच रहे होंगे कि हमें पैसा निकाल के इंडियन मार्केट से हमें यूएस लेके जाना चाहिए। तो मुझको एक्चुअली लगता है कि इंडिया के अंदर अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के अंदर। अभी हो सकता है कि 1-2 साल तक हमारे यहाँ टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन रहे, बट ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट जो मैं कह रहा हूँ बड़ा है, इससे इंडिया को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। तो इंडिया के मार्केट्स बहुत अच्छे रहेंगे। अभी हम मुझको मेरे ये मेरा अंदाज़ा है, और मैं आगे पहले से डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो टाइप है। तो अभी तो डिप एक्चुअली मेरे साथ, मुझको तो ऐसा लगता है अभी आया ही नहीं मार्केट के अंदर डिप। अभी वर्ल्ड मार्केट्स गिरेंगे मेरे हिसाब से, एंड इंडियन मार्केट्स में भी अभी और गिरावट होगी। अभी बड़ी-बड़ी डिप्स आएँगी, आपको खरीदने का चांस मिलेगा, आपको आपको इंडियन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको नहीं समझना है, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए, ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए, जैसे आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करिए।
अगर आप इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मुझको लगता है आपको मतलब मैं तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ट्रेंड ट्रेडर हूँ, तो मैं काफ़ी पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड के अंदर मूव करूँगा एंड मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आप इस टाइप के एक एसेट को ट्रेड करते हैं अपने पोर्टफोलियो के एक बड़े हिस्से से, तो उसमें एक अलग टाइप की जो रिस्क है वो ट्रेडर की रिस्क है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप लंबे टाइम तक उसके अंदर रह सकते हो, तो गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट यूएस मार्केट से दूर रहिए, क्रिप्टो से दूर रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।